ठीक है मैम, आप वेब कैम ऑन कर लीजिए और स्क्रीन शेयर कर लीजिए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, sir. Thank you. Is my screen visible to all? यस मैम। Okay. So let's start our today's class, our today's session. So in the previous class, we have studied the classification of products, right? So we have studied the consumer goods, shopping goods, durable and non-durable goods, agriculture inputs, industrial goods and that. Now today we'll be studying about the classification of services in rural market. So what do you understand by the classification first of the services and what are services? What is the basic understanding of the word service? सर्विसेज जैसे सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स हो गया या फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। ये तो आप एग्जांपल बता रहे हो। आई एम आस्किंग सर्विस क्या होती है? Service something you can feel only, you can't touch, you can't hear. It's an experience. Yes, service is an experience, it is an intangible form. आप सिर्फ उसको फील कर सकते हो, आप उसको टच नहीं कर सकते. You can only just be present in front of the service provider, then only you can experience it. You can't store it, you can't take the ownership of it. राइट, तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विसेज. तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेटा, तो क्लासिफिकेशन इज कि हम कितनी बाइफर्केशन कर सकते हैं सर्विसेज की. तो एज वी आर अवेयर, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हैं आपके, है ना, बैंकिंग की सेक्टर्स हैं आपके, इंश्योरेंस है, दीज आर द फाइनेंशियल सर्विसेज. ट्रांसपोर्टेशन के आपके लोकल ट्रांसपोर्ट हो गए या जो भी आपके लॉजिस्टिक्स हैं, है ना, व्हीकल्स जिसमें आते हैं वो आपके ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होते हैं. योर एग्रीकल्चर सर्विसेज जस्ट लाइक कि क्रॉप से रिलेटेड कोई भी चीजें आप कर रहे हो, इरिगेशन से रिलेटेड कुछ सर्विसेज आप ले रहे हो, सॉइल टेस्टिंग ये चीजें ले रहे हो, दोस विल fall under the agriculture services. Healthcare services like your hospitals and all, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स, जो भी चीजें होती हैं वो आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज में आएंगे. एजुकेशनल जस्ट लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, है ना, सम जहाँ पे कोर्सेज आपको दिए जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स, those will fall under the education services, from where you can take the from where you can take the ample number of amount of knowledge. ठीक है, आप जहाँ से इनहेंस करते हैं उन चीजों को, वो आपके एजुकेशन सर्विसेज हो गए हैं. Then when we talk about the communication and digital services, it's all about the connectivity, how you can connect with the different people through via, yeah, through multiple devices. You can say जैसे आपके multiple apps also you can say, just like the WhatsApp, YouTube, है ना, आपका LinkedIn है, your Facebook is there. So all the social medias are there through which you can communicate with the other person. And for that, if you talk about the digital services, for that you need an internet for it. You need a mobile for it, mobile connectivity, networks होने चाहिए. ठीक है, एंड डिजिटल ऑनलाइन बेसिस पे जब भी आप शॉपिंग करते हो, पेमेंट्स करते हो, दोज विल ऑल्सो फॉल अंडर कम्युनिकेशन एंड डिजिटल सर्विसेज. Now, rural marketing of FMCGs. So what is FMCGs? Fast moving consumable goods. हाँ, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. तो बेटा आपने तो ये मेरे को फुल फॉर्म बता दी. आई एम आस्किंग व्हाट इज एफएमसीजी. मैम जो डेली यूज की चीजें हैं जैसे दूध, यस, दही, ब्रेड, पनीर, ये सब. यस, एब्सोल्युटली. सो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का मतलब यही होता है कि जो आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो, उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है.
ठीक है। तो उनका नेचर क्या होता है, लो यूनिट वैल्यू होती है, हाई वॉल्यूम होती है उनकी, मतलब उनके जो अमाउंट जो प्राइसेस होता है वो कम होता है, उनकी वैल्यू कम होती है, बट हम उनको बल्क में खरीदते हैं, उनकी जो वॉल्यूम होती है वो ज्यादा होती है। हम बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे उनको खरीदते हैं। एग्जांपल जैसे आपके सोप्स हो गए, डिटर्जेंट्स हैं, यहाँ पे आपके पैकेज फूड्स, टॉयलेटरीज, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। आपका खाना पीने का सामान, आप सब्जी मंडी जाते हो, है ना, वहां से चीजें लेकर आते हो, योर डेली बेसिस की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, दो ऑल दोज थिंग्स विल फॉल अंडर एफएमसीजीज। अब इसमें क्या क्या आपके चैलेंजेस हैं, आपके इश्यूज क्या है, आप क्या क्या इश्यूज फेस करते हो, मतलब जो रूरल पॉपुलेशन है जो विलेजेस में रह रही है, अब वो इन चीजों में क्या क्या डिफिकल्टी फेस करती है, क्या क्या चैलेंज आता है उनको ये चीजें कंज्यूम करने के लिए। तो फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस। तो क्योंकि विलेजेस आर ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड, हम ये हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ये जो भी रूरल सेक्टर्स होते हैं वो स्कैटर्ड है, हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरियाज में ही लाई करती है, लेकिन वो एक जगह पे अवेलेबल नहीं है, वो मल्टीपल जगहों पे फैली हुई है। तो अब हर जगह एक जगह पहुंचना आसान होता है, 1000 जगह पहुंचना तो डिफिकल्ट है। तो इट विल बिकम अ चैलेंज फॉर अस कि डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करें गुड्स एंड सर्विसेज को। देन कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट ज्यादा आएगी, रिटेल आउटलेट्स हमारे बहुत कम है। तो इस वजह से हम लोगों तक कैसे चीजें पहुंचाएं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल विलेजेस हैं लेकिन एक बहुत बड़ा सा गांव है और वहां पे सिर्फ एक ही रिटेल शॉप है, तो गांव के अंदर के लोग, गांव के बाहर के लोग, वो कैसे आएंगे वहां से सामान लेने के लिए, है ना, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम, रोज रोज इतना ज्यादा ट्रेवल करना। अब जैसे सेक्टर्स में तो हर सेक्टर की डिफरेंट मार्केट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन रूरल एरिया में तो ऐसा नहीं होता, हर लोकेलिटी में तो आपको नहीं मिलती है रिटेल शॉप्स। सो आपको चीजें खरीदने के लिए दूर दूर भी जाना पड़ता है, ट्रेवल भी करना पड़ता है, और उन रोड पे ट्रेवल करना पड़ता है बेटा जहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्शन ही अच्छी नहीं है, पुअर रोड कनेक्टिविटी है आपके, आपको ट्रेवलिंग के लिए या आपको व्हीकल्स नहीं मिलते हैं, ऑटोज नहीं मिलते हैं, रिक्शाज नहीं मिलते हैं, क्योंकि लोग वहां पे ज्यादा इतना ट्रेवल नहीं करते हैं। So these are some distribution challenges that rural people face or the rural marketer face. लो परचेजिंग पावर, क्योंकि उनकी इनकम लो होती है, सीजनल बेसिस पे होती है, इसीलिए उनके पास वो हर जल्दी से चीजें नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी चीजें खरीदते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हम जो बहुत उनकी नीड्स की होती हैं, जरूरतों की होती हैं, यस, वही जो चीजें उनके खरीदते हैं, ज्यादा नेसेसिटी की लग्जरी होती पे है। इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यस यस, वेरी गुड। तो जो नेसेसिटी की उनकी चीजें होती हैं, बस वो वही चीजें खरीदते हैं, वो अपना ब्रांड, लाइफस्टाइल, स्टेटस सिंबल, इन सारी चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें सिर्फ ये होता है कि जितना हमारे पास पैसा है उतने कम हमें खर्चा करके हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो इसीलिए उनकी जो परचेजिंग पावर होती है बेटा वो बहुत कम होती है, लो होती है, ठीक है। डिमांड की फ्लक्चुएशन, ऑब्वियसली जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, सेल्स राइज आफ्टर हार्वेस्ट एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक दिवाली। अब जब भी फेस्टिवल्स होते हैं, जब भी चीजें होती हैं, तभी वो लोग अपनी डिमांड रेज करते हैं, अदरवाइज नॉर्मल डेज में वो डिमांड रेज नहीं करते हैं। कुछ सीजनल टाइम होते हैं, जिस जिस टाइम पे उनके पास पैसा आता है उसी टाइम पे वो लोग अपनी डिमांड रेस करते हैं। दैट इज वाई डिमांड फ्लक्चुएट होती है। लो ब्रांड अवेयरनेस, क्योंकि लोग इतने डिजिटली अवेयर नहीं है, क्योंकि लोग इतना ऑफन दे आर नॉट डिजिटली प्रेजेंट, दे आर नॉट ओवर देयर फोन्स ऑल द टाइम, वो इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते हैं, ज्यादा फोन यूज नहीं करते हैं, फिजिकल वर्क में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इसी की वजह से उनको अवेयरनेस नहीं होती है। और ब्रांड्स के बारे में तो और ही ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा ब्रांड्स कैरी ना करके नेसेसिटी की जो प्रोडक्ट्स है वो कैरी करते हैं। प्राइस सेंसिटिव होते हैं कि जितना अमाउंट दे रहे हैं उससे मैक्सिमम वैल्यू उनको गेन होनी चाहिए। थोड़ा सा भी प्राइस में अगर हेरा फेरी होता है, कोई 1 रुपए या 2 रुपए भी कम ज्यादा दे रहा है, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जो कम में दे रहा देगा वो उन्हीं से ही लेना पसंद करते हैं, वो किसी भी ऐसे लोगों से लेना नहीं पसंद करेंगे जो उन्हें हायर रेट्स में सामान बेच रहा हो। काउंटरफीट एंड लोकल ब्रांड्स, presence of fake products, underbranded local alternatives, these are often cheaper, affecting branded FMCG sales. तो अभी एक क्या चैलेंज है, अब काउंटर फीट का एग्जांपल जैसे बिस्लरी है, आप
है ना। अब बिस्लरी एक तो बिस्लरी तो एक्चुअली एक ब्रांड है, लेकिन कोई बिल्सरी के नाम से भी आता है ना। मल्टीपल ब्रांड्स ऐसी हैं जो जिन्होंने उन नाम की स्पेलिंग्स को आगे पीछे कर दिया और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया जस्ट टू गिव द कंपटीशन द मेन ब्रांड, और वो फेक प्रोडक्ट्स वहां पे बेच रहे होते हैं, लेकिन लोगों को इतना पता नहीं लगता, लोग कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये भी एक ब्रांड के लिए डिसएडवांटेज है। स्टोरेज एंड शेल्फ कॉन्स्ट्रेंट, जो रिटेलर्स होते हैं उनके पास लिमिटेड स्टोरेज होता है बेटा, स्पेस कम होता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी उनकी दुकानें नहीं होती, क्योंकि उनके पास तो पैसा ही नहीं होता। पैसा होगा तो बड़ी दुकानें खरीदेंगे, अब पैसा ही नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि रेंट पे भी ले रखी होती है शॉप, तो उस शॉप में वो उतना ही सामान रख पाते हैं जितना बहुत जरूरी वाला होता है। हर चीज वो अवेलेबल नहीं करा पाते हैं क्योंकि उनके पास स्पेस की कमी होती है। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। Now next is rural marketing of consumer durables. अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या है? ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं हमारे, जो हम रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उनके साथ अब क्या चैलेंजेस हैं, उनके साथ क्या हमें इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट नेचर इज हाई वैल्यू प्रोडक्ट होता है, इनफ्रीक्वेंट परचेज होता है, क्योंकि ड्यूरेबल है, क्योंकि लंबे समय तक चलता है, तो हम बहुत जल्दी जल्दी तो इसको नहीं खरीदेंगे। जब चीजें खराब हो जाएंगी तभी तो रिप्लेस करेंगे ना। जैसे एसी है, एसी खराब हो गया, एसी में से गैस लीक करेगी तो एसी थोड़ा ना रिप्लेस कर दोगे, एसी की गैस से तो फिल कराते हो। टीवी है, टीवी खराब हो गया तो पहले ठीक कराओगे। रेफ्रिजरेटर्स है, वॉशिंग मशीन्स है, आपकी कार्स हैं, टू व्हीलर्स है, मोबाइल फोन्स है, अगर जब इनको ज्यादा टाइम हो जाता है, मल्टीपल ईयर्स हो जाते हैं, तब आप उनको चेंज करते हो, तो उन्हीं को आप बोल देते हो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। देन अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ सकता है? अफोर्डेबिलिटी, कई बार महंगे होते हैं। अब अब जो ब्रांड होती है वो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू या प्रोडक्ट का प्राइस ये देख के थोड़ी ना फिक्स करती है कि ये सेम एसी शहर वाले लोगों को तो महंगा दे देंगे, गांव वाले लोगों को कम दे देंगे। नो राइट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वो हमेशा सेम प्राइस ही कोट करते हैं अपनी ब्रांड के प्रोडक्ट्स का, और जिसकी वजह से लोग उसको, जो रूरल लोग होते हैं, रूरल पीपल जो होते हैं, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से व्हाट दे डू, दे बाय इट ऑन ईएमआईज, है ना। कोई फाइनेंशियल ऑप्शन, कोई ऐसा हो गया कि अगर आप किसी से कर रहे हो, एटीएम कार्ड से कर रहे हो, डेबिट कार्ड है आपके पास, क्रेडिट कार्ड है, तो उसमें से कई बार आपको सोल्यूशन मिल जाता है ना, डिस्काउंट मिल जाता है आपको, तो आप उसको कर पाते हो। दूसरा, ईएमआई पे ले लोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कि हर मंथ में से कुछ कुछ अमाउंट जा रहा है, इकट्ठा आप अमाउंट नहीं दे रहे हो। तो क्योंकि पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज हैव लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम एंड आर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द पॉपुलेशन सॉरी एग्रीकल्चर थिंग, जिसकी वजह से उनके पास जो इनकम आती है वो बहुत अनइक्वल आती है, रेगुलर इनकम नहीं आती, इरेगुलर इनकम होती है। सो वो बहुत सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीपल टाइम्स वी हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। लो अवेयरनेस एंड प्रोडक्ट नॉलेज, लोगों को बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता क्योंकि वो उसके साथ फेमिलियर नहीं होता है। एंड व्हाई दे आर नॉट फेमिलियर विद इट, बिकॉज दे आर नॉट present on the social media, they are not present on their mobile phones every single time, और अगर ऐसा नहीं है तो तभी उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेसिबिलिटी सेम, प्रेजेंट शोरूम्स बहुत कम होते हैं, सर्विस सेंटर्स बहुत कम होते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज के भी इश्यूज होते हैं, कई बार फैसिलिटीज वो नहीं दे पाते हैं, प्रॉब्लम आती है रिपेयर फैसिलिटीज में, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल कई बार होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। कल्चरल रेजिस्टेंस, नाउ व्हाट इज कल्चरल रेजिस्टेंस? अरे बोलो। मैम बहुत ज्यादा जो उनकी कल्चरल थिंग है या जो ट्रेडिशंस पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं, अपने जो पुरानी जो उनकी मानसिकता है उस पे ही वो रहते हैं, ज्यादा नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं करते, या कुछ भी नया आता है तो वो बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं करते हैं वो। यस,
ठीक है। कल्चरल रेजिस्टेंस होता है उनका कि बहुत ही लेड बैक होते हैं, बहुत लेथार्जिक होते हैं टू अडेप्ट न्यू थिंग्स, क्योंकि उनके ट्रेडिशन में ये चीजें नहीं, अगर वो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चीजें होंगी तो ही वो खरीदते हैं, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे। क्रेडिट अवेलेबिलिटी देखते हैं कि उनको चीजें सस्ते में मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्या उनको उधार पे चीजें मिल सकती हैं नहीं मिल सकती हैं। अगर नहीं मिलती हैं तो कई बार वो क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स ले लेते हैं, या इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं, जैसे बोलते हैं ना आस पड़ोस में से चीजें ले लेना और फिर उनको बोलना कि मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। दिस इज व्हाट द इनफॉर्मल लेंडर्स। ये क्लियर है आपको? व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज दैट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फेस एंड द सर्विसेज फेस? यस मैम। Now let's talk about the branding. So now what is branding? मैम एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना कस्टमर के दिमाग में अपने ब्रांड के लिए। Hmm. जैसे एप्पल ने अपना एक ब्रांड क्रिएट कर रखा है या सैमसंग ने अपना एक ब्रांड क्रिएट कर रखा है, तो उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स लोग सिर्फ इसलिए लेते हैं बिकॉज वो एक ब्रांड है, वो एक भरोसा होता है कि अच्छी क्वालिटी होगी, प्रोडक्ट्स जो हैं वो ड्यूरेबल होंगे। Hmm. Yes. So this is what branding is, कि branding सिर्फ लोगो और नाम नहीं होता है, branding एक ओवरऑल परसेप्शन होता है लोगों का, कि लोग कैसे ब्रांड में, जो मैं सुना है ना कि होता है कि लोग कैसे परसीव करते हैं चीजों को, लोग कैसे देखते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक नॉर्मल प्रोडक्ट है जिसके साथ किसी ब्रांड का नाम एसोसिएटेड नहीं है, वहीं पे एक दूसरा ऐसी चीज है जहाँ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? बोलो किसकी, कौन से प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी? ब्रांडेड प्रोडक्ट जो होगा उसकी ज्यादा होगी। ब्रांडेड प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। वाई? ट्रस्ट होगा मैम उस चीज के ऊपर। ट्रस्ट क्यों होगा बेटा? मैम क्योंकि नाम है, ब्रांड है, सब उसको इस्तेमाल करते हैं। सो वी कैन से दैट क्योंकि ब्रांड इक्विटी एक चीज होती है, उसकी वजह से लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। यस। राइट। सो ब्रांड इक्विटी इज द ब्रांड वैल्यू एक्चुअली। ठीक है, कि ब्रांड की क्या वैल्यू है, कि वो किसी प्रोडक्ट के साथ अगर मिलती है तो उसको कैसे अच्छा बनाती है, वो आपकी ब्रांड होती है। कि ब्रांड का जैसे ही आप नाम लेते हो, आप चीजें करते हो, तो ऑटोमेटिकली पीपल स्टार्ट टेकिंग यू एज अ richest person बिकॉज आप ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। दूसरा ये होता है कि जब भी आप ब्रांड यूज करते हो, ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करते हो, तो ब्रांड की वजह से प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अगर वहीं पे दो नॉर्मल मोबाइल फोन्स हैं, दोनों सेम मैन्युफैक्चरर ने क्रिएट किया है, सेम फीचर्स सेम ऑफरिंग सेम एवरीथिंग, ठीक है। अब एक तो एप्पल ने खरीद लिया, ठीक है, दूसरा ऐसे ही है, सारे के सारे लोग एप्पल लेके जाएंगे। यस मैम। हम्म। यस मैम। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। So these are the basic things why we actually need branding, कि जो भी ब्रांड्स होती हैं, जब भी कोई मार्केटर ब्रांडिंग करता है तो वो क्यों करता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है ब्रांड्स की। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट different points of importance of branding. First is differentiation in a competitive market. अब क्योंकि ब्रांड्स होती हैं, मल्टीपल ब्रांड्स होती हैं, ब्रांड का नाम लग जाता है, लोगो लग जाता है, उसकी टैगलाइन लग जाती है, उसकी स्टोरी टेलिंग लग जाती है, जिसकी वजह से आप इजीली अपने प्रोडक्ट को, अपनी ब्रांड को डिफरेंशिएट कर पाते हो कॉम्पिटिटर्स से। इसके लिए हमें ब्रांड की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, बोलो, डिफरेंशिएशन इज द कॉम्पिटिटिव मार्केट।
दूसरा पॉइंट, बिल्ड्स कस्टमर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन बिल्ड, ब्रांड का जब एक नाम बन जाता है तो उसकी एक अपनी का आइडेंटिटी है, कस्टमर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब एक ब्रांड होती है, ब्रांड किसी प्रोडक्ट के साथ ब्रांड का नाम जुड़ जाता है तो आप उस पर ट्रस्ट करने लग जाते हो, है ना। यस। आप सोचो कि आपको वो ब्रांड कभी भी आपको ब्रीच नहीं करेगी, कभी आपको धोखा नहीं देगी। अगर कोई प्रोडक्ट खराब भी निकल आता है तो वो आपको कॉम्पनसेट करेंगे, आपके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, आपके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, सो दैट आप उनके साथ लॉयल रहो, आप उसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को ही परचेज करो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के पास ना जाओ, उनका कंपटीशन इंक्रीज ना करो, उन दूसरे ऑप्शंस के पास ना जाओ, आप उन्हीं के साथ रहो। और अगर किसी ब्रांड का नाम किसी प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो जाती है ना। अब एक एक नॉर्मल प्रोडक्ट है जिसके साथ किसी भी ब्रांड का नाम नहीं जुड़ा है तो उसके लिए आप ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, लोग बोलेंगे अरे कितना ही, कौन सा ये ब्रांडेड है, राइट। लेकिन अगर एक ब्रांड का नाम जुड़ गया है किसी प्रोडक्ट के साथ तो दैट ब्रांड कैन आस्क फॉर एनी प्राइस, ठीक है। तो वो किसी भी प्राइस तक के लिए मान सकती है, मांग सकते हैं कि मैं तो ब्रांड, अब ब्रांड की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ना, ब्रांड की पर्सनालिटी है, ब्रांड की इमेज है, ब्रांड की वैल्यू है, ब्रांड की आइडेंटिटी है, जिसके बेसिस पे वो अपने प्रोडक्ट जिसमें भी डील करती है उससे ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो दैट इज एनेबल्स प्रीमियम प्राइसिंग, की प्रीमियम प्राइसिंग भी वो लोग रेडी रहते हैं करने के लिए। न्यू टैलेंट और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए एक्चुअली ब्रांडिंग हमें करनी होती है, बिजनेस के वैल्यू क्रिएट करने के लिए करनी होती है, एक इमोशनल कनेक्शन कस्टमर्स के साथ हमें बनाना होता है, एक रिलेशनशिप क्रिएट करनी होती है, एक बॉन्ड क्रिएट करना होता है, सो दैट दे रिमेन लॉयल टुवर्ड्स अस एंड दे डोंट स्विच देमसेल्व्स टू अनदर ब्रांड और अनदर प्रोडक्ट, ठीक है। कस्टमर की लॉयल्टी को सपोर्ट करते हैं कि चलो ठीक है आपकी बात चल रही है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, देन दे लीव। बिल्ड कस्टमर रिकॉग्निशन, क्योंकि आप बीइंग अ individual, being a human, when I'm using some kind of a brand, so it gives me that feeling that yes, I'm a premium customer, yes, I'm wearing this kind of a brand, जिसकी वजह से एक अलग से एटीट्यूड, अलग सी ही चीजें आ जाती हैं। तो बिल्स कस्टमर रिकॉग्निशन इज लाइक कि लोग कैसे दोबारा से अपने बारे में आप चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्रिएट ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, ऐसे सेम कि आप लोगों को कैसे जता रहे हो कि आप क्या हो, कैसे हो, कैसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो। फैसिलिटेट्स मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, बोलो, फैसिलिटेट्स मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। जब ब्रांड को कस्टमर रिकॉग्नाइज करेंगे, ब्रांड की एक अपनी एक वैल्यू होगी, गुडविल होगी, तो हम्म मार्केटिंग करना फिर आसान हो जाता है, एडवर्टाइज करना आसान हो जाता है, हम्म क्योंकि लोग फिर ट्रस्ट पर आते हैं। यस, ट्रस्ट पे तो आएंगी ऑब्वियसली, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आपके साथ ही चीजों को परचेज किया जा रहा है, डील करे जा रही है आपके साथ ही, तो लॉयल तो रहेंगे ही वो आपके साथ। और वर्ड ऑफ माउथ से फैलता है, अगर ब्रांड अच्छा है, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो। हम्म यस, तो वर्ड ऑफ माउथ यानी कि सारी चीजें डिफरेंट है, कि वर्ड ऑफ माउथ इज अनदर वर्ड ऑफ वायरल मार्केटिंग, जहाँ पे आप बातों से ही लोगों को बता देते हो कि कौन कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मूवी देखने लायक है या नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपका किसका है? वायरल मार्केटिंग। यस, ठीक है। काइंडली गो थ्रू दिस पर्टिकुलर स्लाइड, डू लेट मी नो अगर किसी भी एक पॉइंट में किसी में भी प्रॉब्लम है।
मैम पढ़ ली। तो सारी चीजें, सारे पॉइंट्स क्लियर है? क्लियर है मैम। कोई भी ऐसा पॉइंट जैसे यहाँ पे लिखा है हेल्प्स इन ब्रांड एक्सटेंशन, तो नाउ व्हाट इज ब्रांड एक्सटेंशन? क्या है ब्रांड एक्सटेंशन बेटा? जब आप एक ही ब्रांड के अंडर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर देते हो, उसको ही हम बोलते हैं ब्रांड एक्सटेंशंस। ठीक है, यस मैम। तो दैट्स क्योंकि ब्रांडिंग होती है तो वो हमें ब्रांड को एक्सटेंड करने में भी काम आती है, इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए भी काम आती है कंज्यूमर्स के साथ, और एक बिजनेस की वैल्यू क्रिएट करने के लिए भी लॉन्ग टर्म आपके साथ ब्रांडिंग का काम होता है। ओके। Now, our next topic is packaging. Now, what is packaging? So, this is the unit where we'll be discussing only about the things which are already in present in the market, which have you guys have a clear picture about it. है ना? सारी चीजें बताएं आपको उसके बारे में कि प्राइसिंग क्या है, पैकेजिंग क्या होता है, लेबलिंग क्या होता है, कैसे चैनल और लाना है, कैसे रिटेलर्स को होलसेलर्स को चीजों को मैनेज करना है, रेस्टोरेंट कैसे चीजें सेटल करनी है, बाकी ये चीजें एवरीथिंग यू नीड टू थिंक अबाउट। सो इस यूनिट में हम यही पढ़ रहे हैं अभी से, अभी तक की कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, सर्विसेज के गुड्स कौन से होते हैं, फार्मेसी की चीजें क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं, पैकेजिंग क्या है, लेबलिंग क्या है। ओके, सो नाउ व्हाट इज पैकेजिंग? मैम जिस बॉक्स में आता है प्रोडक्ट। यस, कैसे हम उन चीजों को पैक करते हैं, कैसे एक ब्रांड अपने प्रोडक्ट को पैक करके बेचती है या पैक करती है, उसको ही हम पैकेजिंग बोलते हैं। पैकेजिंग और क्यों किया जाता है? ताकि वेयर एंड टेयर ना हो, है ना, उसका शेप साइज डिजाइन खराब ना हो, सेम रहे जिस हालत में आपने जिसको देखा था, जिस हालत में आपने उसको चूज किया था, आप तक आते आते वो टूट ना जाए, वो खराब ना हो जाए, वो उसका जो स्पार्क है वो खत्म ना हो जाए, उसकी शेप ना चेंज हो जाए। तो इन सारी चीजों का इसलिए ध्यान रखना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें पैकेजिंग करनी होती है। क्लियर है? क्लियर है नाउ मैम। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, कि क्या क्या फंक्शंस है। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन, कि डैमेज से, लीकेज से, कंटामिनेशन, है ना, तो इन्वायरमेंट के मल्टीपल फैक्टर्स जैसे स्टोरेज वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, इन सबसे बचाना, प्रोटेक्ट करना आपके प्रोडक्ट को, इसलिए हम पैकेजिंग करते हैं। कन्वीनियंस रहता है बेटा हैंडल करना। अब हो सकता है ना अंदर वाले बॉटल में कुछ ऐसी जगह ही ना हो जहां हम उसको पकड़ पाए, या चीजें नहीं है ना, या लिक्विड है तो लिक्विड को टेट्रामैक्स और बाकी बॉटल्स में ही तो आप पैक करोगे ना। तो अगर ये चीजें ही नहीं होंगी तो आप कैसे जूसेस या बाकी की चीजें पैक करोगे? यू कांट डू दैट। सो फॉर दैट आपको कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भी आपको पैकेजिंग का यूज करना पड़ता है। प्रमोशन, मोशन क्या है बेटा? बोलो। क्या क्या चीज मैम? प्रमोशन बेटा, प्रमोशन। प्रमोशन तो हमने बहुत सारी जगह पढ़ लिया ना, हमने मार्केटिंग मिक्स में भी प्रमोशन पढ़ा है, हमने प्रमोशन मैम मतलब मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना, प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट को। साइलेंट सेल्समैन होता है। यस, जो पैकेजिंग है वो पैकेजिंग एज अ साइलेंट सेल्समैन होता है, ऐसा कि अगर किसी भी चीज का पैकेट अच्छा है ना, कई बार क्या होता है कि हम ये देखते हैं ना यार इसकी पैकिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत प्रीमियम लग रही है, तो क्या पता प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा ही होगा, इसकी वजह से आप किसी से पूछते भी नहीं और उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो। तो उसने क्या किया कि बिकॉज उसकी पैकेजिंग उस प्रोडक्ट की अच्छी थी, इसीलिए उसने आपको अट्रैक्ट किया एंड यू एंड अप बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो उसने अपने आप को खुद से सेल किया ना, क्योंकि वो सुंदर लग रहा था, राइट? जैसे मैम। देन आइडेंटिफिकेशन, आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो उस प्रोडक्ट को,
उसके ब्रांड के हिसाब से आप कॉम्पिटिटर्स के जो ब्रांड्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड पॉइंट इज डिफरेंशिएशन ओनली, कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे आप डिफर कर सकते हो। आपको इजीली पता लग जाता है पैकेजिंग देख के कि कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट है ना। अब जैसे चिप्स की आप बात ले लो, कुरकुरे, क्या मतलब, कुरकुरे की पैकेजिंग डिफरेंट होती है, चिप्स की पैकेजिंग डिफरेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट्स की पैकेजिंग डिफरेंट होती है। तो चॉकलेट्स का भी आप आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो ना अकॉर्डिंग, व्हाइल सीइंग द पैकेजिंग, व्हाइल सीइंग द लेबलिंग ऑल्सो, है ना। लेबलिंग तो अभी आगे पढ़ेंगे, सिर्फ अभी पैकेजिंग पे ध्यान देते हैं। तो क्योंकि पैकेज को देख के ही आप बहुत सारी चीजों का ध्यान कर लेते हो, या आपको समझ आ जाता है कि ये प्रोडक्ट है किस कौन सी ब्रांड। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रांडिंग। पैकेजिंग कम्युनिकेट्स ब्रांड पर्सनालिटी एंड वैल्यूज। ब्रांड पर्सनालिटी क्या होती है बेटा? हाँ, हर ब्रांड की अपनी पर्सनालिटी होती है। जैसे एप्पल की जो ब्रांड पर्सनालिटी है वो एक इनोवेशन वाली पर्सनालिटी है कि ये वो इनोवेशन लेकर के आता है अपने हर एक प्रोडक्ट में। आज की या ब्रांड फिर पर्सनालिटी क्या है? ब्रांड पर्सनालिटी, सी, अब जैसे हम बोलते हैं ना ह्यूमन पर्सनालिटी, जैसे जो ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं, इंसानों के जैसे ट्रेट्स होते हैं कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, क्लेवर है या नहीं है, एडवेंचरस है या नहीं है ना। तो वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, वही सेम ट्रेट्स, पर्सनालिटी उन ब्रांड्स में देखना, ठीक है, तो उसको हम ब्रांड पर्सनालिटी बोलते हैं। क्लियर है? यस मैम, नाउ, रूरल एरियाज में ये सब मैटर करता होगा, पैकेजिंग या ब्रांडिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा तो लोग वहाँ प्राइस सेंसिटिव होते हैं, ब्रांड ओरिएंटेड तो होते ही नहीं है। जैसे हमने पढ़ा कि वो सर्वाइवल नीड्स पे ही ज्यादा बेटा, फोकस रहते हैं उन। हाँ, अब जब हम पैकेजिंग की बात कर रहे हैं तो सर्वाइवल के अकॉर्डिंग चीजें करते हैं वो, है ना। तो हमने ये भी तो देखा है ना, जो ब्रांड्स होते हैं क्योंकि उनको मार्केट कैप्चर करनी होती है, वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे गांव वाले सेक्टर्स में, विलेजेस में कर रहे हैं, रूरल एरियाज में कर रहे हैं। उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं। जैसे शहरों में तो वो बड़ी बड़ी बॉटल शैम्पूज की सेल आउट करते हैं, लेकिन गांव में वो सैशेज में डील करते हैं, लेकिन पैकेजिंग तो सेम रहती है ना। अब क्लिनिक प्लस का शैम्पू है, आपका हेड एंड शोल्डर्स का शैम्पू, उनके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आते हैं, कोई ब्लैक कलर का होता है, कोई पिंक कलर का होता है, तो उनकी पैकेजिंग तो सेम ही रहती है ना। जो उनकी बॉटल पे पैकेजिंग रहेगी, वही उसी सेम कलर की पैकेजिंग उनके सैशेज पे होती है। ब्रांड तो Yes. सेम है ना। वहां पे हम क्वांटिटी ज्यादा दे रहे हैं, प्राइसिंग ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्वांटिटी भी कम दे रहे हैं, उसका प्राइस भी अफोर्डेबल ही रख रहे हैं। ठीक है। Yes, ma'am. नाउ टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। हमारे पास तीन तरीके की पैकेजिंग होती है। प्राइमरी पैकेजिंग, जो बेटा डायरेक्टली प्रोडक्ट को होल्ड करता है, जैसे आपके टूथपेस्ट हो गए, है ना, मिल्क के पैकेट्स हो गए आपके, जैसे अमूल दूध आता है तो पैकेट में ही आता है आपका, जूसेस हो गए आपके, ठीक है। ये सारे आपके प्राइमरी पैकेजिंग होती है कि डायरेक्टली जब उन्हीं में चीजें डलती हैं, उसी पैकेट में चीजें डलती हैं, उनको हम प्राइमरी पैकेजिंग बोल देते हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग इज लाइक ऊपर से जब कवर कर देते हैं, कार्डबोर्ड का बॉक्स हो गया, बाकी की चीजें हो गई। टर्चरी इज लाइक कि जब बल्क में हम उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम उनको बहुत जगहों पे भेजना है, और वो बीच में इन ट्रांसिट में वो कभी भी चीजें खराब ना हो जाए, इसलिए हम उनकी हैवी पैकेजिंग करके बेचते हैं, कि पहले उसको प्राइमरी करेंगे, उसी सेकेंडरी करेंगे, फिर उसमें मल्टीपल लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स चढ़ाते रहेंगे, तो वो हमारे हो जाता है टर्शरी। मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, आ रही है मैम, वॉइस आ रही है। बेटा, मतलब ऑडिबल हूँ ना मैं? हाँ मैम, ऑडिबल हो। ठीक है ना। तो वो टर्शरी पैकेजिंग हो जाती है कि क्योंकि आपको लंबे
जगहों पर चीजें भेजनी है, दूर चीजें आपको भेजनी है, तो बीच में कहीं आपका प्रोडक्ट खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, है ना, या फैल ना जाए अगर लिक्विड में है, तो इसीलिए उसकी आप हैवी पैकेजिंग करते हो, है ना। उसमें मल्टीपल कार्टून डालते हो, पैलेट्स डालते हो, हैंडल करने के लिए चीजें डालते हो, थर्माकोल्स का यूज करते हो आप, वो कुछ कुछ पैकेट्स का, न्यूज़पेपर्स का आप यूज करते हो, है ना, ताकि चीजें हिले ना, प्रोडक्ट जैसा है सीधा है तो सीधा ही रहे। सो ये इतने तरीके की हमारी पैकेजिंग होती है। इंपॉर्टेंस क्या है पैकेजिंग की? प्रोडक्ट की अपील को अच्छा बनाता है, क्वालिटी बताता है कि जितने अच्छे से आप उसको प्रोडक्ट करते हो, प्रोटेक्ट करोगे, उसी हिसाब से पता लगता है कि क्या क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की। ठीक है, ब्रांडिंग क्या है, पोजीशनिंग को सपोर्ट करता है, आपके परचेज डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी पैकेजिंग आपको अच्छी लगती है आप वो सामान खरीद लेते हो, आप बोलते हो कि नहीं यार ये डब्बा अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब फेस्टिवल्स के दौरान आपको मिठाइयाँ देनी होती हैं, अब जिस डब्बे की पैकेजिंग ज्यादा अच्छी होती है, आप वो डब्बा ले लेते हो ना कि यार ये बढ़िया लग रहा है, ये दे देंगे अपने यार दोस्तों को, होता है ना ऐसा। यस। तो ये क्या है कि खुद आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो पैकेजिंग से, और ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को भी इजी करता है। पैकेजिंग सबको क्लियर है? यस मैम। नाउ कम्स द लेबलिंग। क्या, अब लेबलिंग क्या है बेटा? जो भी मैम उसमें रिटर्न होता है, लिखा हुआ होता है, उसका नाम या उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं, उसका प्राइसिंग हो गया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट या फिर एक्सपायरी डेट, राइट। जो इंफॉर्मेशन जो लिखी हुई है प्रोडक्ट पे, वो सब लेबलिंग है। जो भी चीजें रिटर्न में होती हैं प्रोडक्ट के पीछे जब आप देखते हो, उसको ही आप लेबलिंग बोलते हो, ठीक है। अब उसमें तो ब्रांड का नाम हो सकता है, इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें डली हैं, उसके यूसेज का इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं कि क्या क्या चीजें आप उसको बता रहे हो, या कैसे उसको यूज करना है। ठीक है, कई बार ऐसे लिखा होता है, अगर फार्मास्यूटिकल्स का देखते हैं तो उसमें लिखता है कि कंसल्ट योर डॉक्टर, है ना, डोसेज के बारे में। अगर नहीं है तो उसमें ये बता देते हैं कि आपको 1 या 2 ड्रॉप्स डालने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट वहां पे चीजें लिखी होती है, मेंशन्ड होती है कि आपको कैसे यूज करना है। अगर आप खाने पीने की चीजें देखते हो उसमें बता देते हैं, जैसे रेडी टू मीट में होता है कि आपको इतना अमाउंट ऑफ वाटर लेना है, आपको ऐसे बॉईल करके बस चीजें डाल देनी है, वो बन जाएगा। सो ऑल द थिंग्स आर बीइंग रिटन ओवर द पैकेट, कि आपको कैसे यूज करना है, क्या चीजें करनी है, कैसे नहीं करना है, व्हाट यू शुड डू, वो सारी चीजें लिखी होनी है, और उसी लिखे होने को हम बोल देते हैं लेबलिंग। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या क्या है? फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। बताओ जल्दी से। आइडेंटिफिकेशन में तो यही हो गया कि आइडेंटिफाई करना, ब्रांड का नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसके हम्म, राइट। देन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, थ्रू लेबलिंग हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, उसका प्राइस क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, एक्सपायरी डेट कब है, कैसे हम उन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, क्या यूसेज के इंस्ट्रक्शंस हैं। तो सारी चीजें उस पर लिखी हुई होती है, तो जिसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। थर्ड इज लीगल कंप्लायंस। गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो कर रही है, रूल्स एंड लॉस जो ब्रांड है वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। हम्म प्रोडक्ट है, अगर वो खाने की चीज है तो फूड अथॉरिटीज के बताए हुए जो रेगुलेशंस है उसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, उस पे हम्म, वो सब कंप्लाइंस का पार्ट है। राइट। प्रमोशन। प्रमोशन क्या है बेटा? लेबलिंग अगर अच्छी होगी तो हम्म प्रोडक्ट का प्रमोशन भी अच्छा होगा। अगर वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है इंफॉर्मेशन अपनी, एक प्रोडक्ट हम्म, कस्टमर को, राइट। तो वो प्रमोशन करना इजी हो जाएगा उसका। हम्म, देखो कई बार क्या होता है, आपने किसी प्रोडक्ट को
सेल आउट करने के लिए मार्केट में रखा। देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी अगर आपकी जो लेबलिंग है वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर को इंग्लिश या हिंदी समझ में आती है, आपने स्पेनिश में लिख दिया, तो विल इट वर्क? नो, राइट? नो मैम। तो आपको अकॉर्डिंग टू द कस्टमर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड, आपको लेबलिंग उस हिसाब से करनी चाहिए। ठीक है, कि प्रोडक्ट के, आप जो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हो कस्टमर को, तो कस्टमर को भी तो समझ में आना चाहिए ना। कस्टमर को अगर समझ ही नहीं आएगा तो वो चीजें देखे पढ़ ही नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं आ रहा तो खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं यस कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो प्रमोशन खुद ब खुद हो जाता है अगर आप लेबलिंग अच्छे से करते हो प्रोडक्ट की, तो क्योंकि दैट इज हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग योर सेल्फ विद द कस्टमर्स। नाउ ग्रेडिंग, ग्रेडिंग है बेटा। क्वालिटी को ग्रेड करना, नंबर देना, हम्म, तो मीडियम क्वालिटी है या प्रीमियम क्वालिटी है या लो क्वालिटी है। यस, प्रोडक्ट के पीछे ना हर चीज लिखी हुई होती है। आप देखते हो नॉन वेज होता है या वेज होता है तो ग्रीन और रेड डॉट्स भी बने रहते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये वेज है या नॉन वेज यस मैम। है ना? तो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लेबल्स अब क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा तो मैम ब्रांड का नाम ही होता है उस पे, कोई भी हम्म, प्रोडक्ट हो, ब्रांड का नाम या प्रोडक्ट का नाम होता है हम्म, फ्रंट पे। राइट, और उसकी बैक साइड पे उसका डिस्क्रिप्शन होगा, उसकी डिटेल्स, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी जो यूजेज इंस्ट्रक्शंस हैं। और हम्म, ग्रेड लेवल जैसे वेज नॉन वेज आपने बताया, वो सब लिखा होगा कहीं साइड में या बैक पे। हम्म, तो फ्रंट पे भी होता ही है, दोनों तरफ ही होता है, फ्रंट बैक दोनों तरफ ही होता है लेवल भी। राइट। तो ब्रांड लेबल इज जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ ब्रांड का नाम लिखते हो। जब पैकेजिंग पे या पैकेट पे प्रोडक्ट के सिर्फ ब्रांड का नाम होता है वो ब्रांड लेबल होता है। डिस्क्रिप्टिव लेबल है जब आप उसको डिस्क्राइब करते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल शेयर करते हो, उसके फीचर्स आप शेयर करते हो, है ना, जहाँ पे सारी चीजें लिखी होती है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो क्या चीज है, कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, क्या उसका वेटेज है, क्या उसके प्रिस्क्रिप्शंस हैं, सॉरी क्या उसके इंस्ट्रक्शंस हैं, कैसे यूज करना है, आपको कितने क्वांटिटी में आपको एक टाइम पे यूज करना है, हाउ टू मेक, अगर कुछ खाने पीने का है तो, ठीक है, हाउ टू कंज्यूम इट। तो हर चीज उसमें मेंशन्ड होती है, क्या क्या चीजें उसमें अवेलेबल है, किन क्या क्या बेनिफिट्स वो आपको देगा, उतना परसेंटेज वगैरह हर चीज मेंशन्ड होती है उसमें, तो वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव लेवल। थर्ड इज ग्रेड लेवल। ग्रेड में ये होता है कि जैसे वो क्वालिटी बताता है, इंडिकेट करता है क्वालिटी, और ग्रेड बताता है आपके प्रोडक्ट के बारे में कि कहाँ लाई करता है, कैसा है, प्रीमियम प्रोडक्ट है या एवरेज प्रोडक्ट है या फिर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। इंपॉर्टेंस क्या क्या है लेबलिंग की? बताओ जल्दी से। कस्टमर का ट्रस्ट बनता है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहती है, पता रहता है प्रोडक्ट किस काम के लिए है, क्या बेनिफिट आपको देगा, क्या क्या चीजें वो आपकी कौन कौन सी नीड्स को वो आपकी फुलफिल कर पाएगा। तो कस्टमर को कोई भी कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, और ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हो, आप कुछ भी चीजें हाइड नहीं कर रहे हो, तो आपका ट्रस्ट भी मेंटेन्ड है। हेल्प्स इन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। आपको देख के पता लग जाएगा कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है या नहीं है। आप जंक नहीं खाते हो, ठीक है, आप जिम विम जाते हो, यू आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, अगर आपको दिख रहा है आपके प्रोडक्ट में फैट बहुत ज्यादा है, एडिड शुगर बहुत ज्यादा है, पाम ऑयल बहुत ज्यादा है, तो आप वो चीजें नहीं लोगे, तो आपके मन में क्लैरिटी आ जाएगी, आप इजिली डिसीजंस ले पाओगे।
लीगल प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हैं, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है, अगर प्रोडक्ट की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो आप कैसे लीगली उसके साथ डील कर सकते हो, वो सारी चीजें उसमें मेंशन्ड होती हैं। कैसे एंड इट सपोर्ट्स ब्रांड कम्युनिकेशन, कि क्योंकि वो तो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के बारे में चीजें लिख सके, लेकिन उससे ये भी रिफ्लेक्ट होता है बेटा कि जो ब्रांड है वो ब्रांड कैसी है, ब्रांड आपके साथ क्या क्या चीजें कम्युनिकेट करना चाहती है, ब्रांड के क्या क्या टच पॉइंट्स हैं आपके, सो वो सारी चीजें थ्रू लेबलिंग आप अंडरस्टैंड कर पाते हो। इज इट क्लियर अबाउट लेबलिंग? क्लियर है मैम। किसी को अभी तक किसी भी पॉइंट में या किसी भी टॉपिक में डाउट है? ऑल दोज वी हैव कवर्ड टिल नाउ। नहीं मैम। Okay. Now, our next topic is न्यू प्रोडक्ट लॉन्च टेक्निक्स फॉर रूरल मार्केट्स। अब रूरल मार्केट्स के लिए जब हम कैसे नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए विलेजेस में। फर्स्ट तो यू नो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस पता है आपको बेटा? नो मैम, यही है जो लिखे हुए हैं सामने। क्या बेटा? यही है क्या जो सामने मेंशन है, पीपीटी में शो हो रहे हैं? नहीं बेटा, इट इज नॉट अ प्रोसेस, दीज आर ओनली द टेक्निक्स कि आप कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो रूरल मार्केट में। आई एम आस्किंग अ डिफरेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, लाइक मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डिमांड, मार्केट डिमांड एंड आप कोई भी नया प्रोडक्ट कैसे जनरेट करते हो मार्केट में, आप क्या सोच के, इफ यू आर अ बिजनेसमैन, है ना, आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ओके। तो आप प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करते हो? आपको कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना है जो कभी है ही नहीं, किसी भी ब्रांड ने ओके। किसी भी ब्रांड ने उसको लॉन्च नहीं किया है, कोई भी बंदा उसको जानता ही नहीं है कि ऐसा प्रोडक्ट नाम की कोई चीज है। आपको ऐसा कुछ यूनिक चीजें, जैसे स्टार्टअप होता है ना, स्टार्टअप में हम क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो वो बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ स्टार्टअप होल्डर, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, आप क्या दिमाग में लेकर आते हो, कैसे ही उस प्रोडक्ट को क्रिएट करते हो, हाउ यू create that particular product and how you launch that product in the market, that I'm asking. मैम, मार्केट की फर्स्ट ऑफ पहले ऑल प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका जो सॉल्यूशन मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग कितना मतलब मार्केट में डिमांड है उस प्रॉब्लम की या उस प्रोडक्ट की, फिर उस हिसाब Right. से फिर मार्केट में डिमांड करके डिमांड रिसर्च करके फिर मार्केट फिट मतलब कौन से कंज्यूमर्स के लिए है, तो ये सारे रिसर्च करके फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, कैसे कहाँ से उसको सोर्स किया जाएगा, ये सब चीजें उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है लॉन्च के बाद होगा। ठीक है, तो एक मार्केट सर्वे हो गया कि पहले मार्केट में जाके सर्वे करते हैं कि हमें मतलब मार्केट में डिमांड किस चीज के, प्रोडक्ट कौन से कस्टमर को कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, नीड रिकॉग्निशन करते हो आप। ठीक है, और क्या हो सकता है? हाँ, फिर मार्केट में जाके टेस्टिंग कर सकते हैं और वही प्रोटोटाइप अपने प्रोडक्ट का बना के टेस्ट कर सकते हैं मार्केट में जाके। Sorry. बेटा रिपीट करना एक बार, क्या बोला आपने? मैम, प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बना सकते हैं, प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, उसके बाद फिर मार्केट टेस्टिंग कर सकते हैं, फिर अगर वो प्रोडक्ट बेहतर है तो फिर उसको हम लॉन्च कर सकते हैं, जैसे लास्ट ईयर प्रोड्यूस करना, हम्म। उसकी फिर मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन करना। हम्म। ओके, व्हाट एल्स?
जब भी हम एक कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं या लॉन्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक आइडिया जनरेट करते हैं कि हम क्या चीज कर सकते हैं। ठीक है, आइडिया जनरेट करने के बाद हम उस आइडिया की स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, अब आइडिया स्क्रीनिंग का मतलब क्या हो गया, आप इवेल्युएट करते हो उन आइडियाज को। जैसे हो सकता है कि आपने सोचा कि खाने पीने का अगर फॉर एग्जांपल कुछ है, तो उसमें आप ये सोचोगे कि आपको फास्ट फूड में जाना है, या आपको हेल्दी फूड्स में जाना है, या आपको ऑर्गेनिक फूड्स में जाना है ना, या आपको एडेड शुगर वाले में जाना है, बेवरेजेस में जाना है। तो ये मल्टीपल आइडियाज आ गए आपके पास। अब उन आइडियाज को आप बेटा ये इवेल्युएट करोगे कि आप सेलेक्ट करते हो कि कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, कौन सा फीजिबल है, किस में मार्केट की पोटेंशियल है, कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चल सकता है इसमें से। तो वो चेक करते हो, तो उसको हम बोल देते हैं आइडिया स्क्रीन है। फिर होता है आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। आप क्या करते हो कि जो आपका आपने दिमाग में चीजें सोच रखी होती है, आपका जो आइडिया है, अब उस आइडिया को कॉन्सेप्ट में लेकर आओगे। ठीक है, मतलब रियल लाइफ में लेकर आओगे, फिर उसको टेस्ट करते हो लोगों के साथ। इन जैसे पायलट टेस्टिंग की जब हमने बात करी थी, लोगों के साथ आप टेस्ट करते हो कि क्या ये फिजिबल है या नहीं है, क्या लोग इसको इजिली यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद उसका एनालिसिस करते हो आप, फिर उसके बारे में उसको डेवलप करते हो, प्रोटोटाइपिंग उसकी क्रिएट करते हो, देन उसको कमर्शलाइज कर देते हो, है ना, उसको फुली लॉन्च कर देते हो मार्केट में। तो ये होता है आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। क्लियर है सबको ये? क्लियर है। नाउ ये तो हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस हो गया कि हम कैसे चीजें करते हैं। अब उसकी टेक्निक्स क्या क्या है जब हम रूरल मार्केट में लॉन्च करेंगे। फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। बताओ। यस मैम। रूरल एरिया के कस्टमर्स जो होंगे उनको अंडरस्टैंड करेंगे, लाइक उनकी क्या नीड है, बाइंग बिहेवियर क्या है, परचेजिंग बिहेवियर क्या है। मतलब ये सारे जो कुछ बिहेवियर्स होते हैं कंज्यूमर्स के, अर्बन एरिया में अलग होते हैं, रूरल एरिया में अलग होते हैं। तो रूरल एरिया में कस्टमर किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता है, प्राइस को दे रहा है, वैल्यू प्रोडक्ट को दे रहा है, वैल्यू को दे रहा है, किस चीज़ को दे रहा है। तो ये एग्जैक्टली, सब बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है। यस। सो हम ये चेक करते हैं बेटा पहले कि लोकल नीड्स क्या है, उनकी लोकल नीड्स को स्टडी करते हैं, उनके इनकम पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, उनका कल्चर, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है। ठीक है, किन चीजों को लेके वो कॉन्शियस है, किन चीजों को लेके वो कॉन्शियस नहीं है, ये सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं लॉन्च से पहले। तो अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। देन सेकेंड इज अफोर्डेबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। फिर हम ये देखते हैं कि हम वही प्रोडक्ट यूज करेंगे और या वही प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो हमारा कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले लास्ट में बताया था कि जो सैशेज हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, स्मॉल पैक्स, है ना, ताकि लोग उसको इजिली खरीद पाए, उनको महंगा ना लगे, रिपीट परचेज होता रहे उनका रेगुलर बेसिस पे। देन इज योर स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए विलेजेस में, क्योंकि स्कैटर्ड विलेजेस होते हैं, अलग अलग जगहों पे लोग रह रहे होते हैं। तो उसके लिए आपका मल्टी टायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए कि आपके पास होलसेलर्स भी होने चाहिए, आपके पास रिटेलर्स भी होने चाहिए, बहुत सारे विलेज लेवल पे भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो भी होने चाहिए। ठीक है, आप इजिली रिमोट एरियाज तक पहुंच सको लोकल चैनल्स के थ्रू, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी होते हैं उनके। ठीक है, तो ऐसे आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनाना होता है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना होता है कि आप अपना सामान लोगों तक इजिली पहुंचा सको। देन इज योर लोकलाइज्ड प्रमोशन। लोकलाइज्ड प्रमोशन क्या है, जैसे आपके मेला वगैरह लगते हैं, फेयर्स लगते हैं, है ना, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, हाट्स लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोग प्रेफर करते हैं
वहां पे जाना, और जब वहां पे लोग जाते हैं तो उनको पता लगता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो वो फेमिलियर होते हैं और उनको वहां से फिर परचेज कर लेते हैं। जैसे है कि आपके वैन्स हो गए हैं, वॉल पेंटिंग्स हो गई हैं, कुछ ऐसे लोकल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके हैवी कैंपेन्स वगैरह होते हैं, तो वो लोग भी उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। देन यूज ऑफ ओपिनियन लीडर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, आप उनको टीचर्स के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू, लोकल इन्फ्लुएंस के थ्रू आप गांव वालों को एंगेज कर सकते हो। वर्ड ऑफ माउथ इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, कि अगर आपने एक बंदे ने कोई भी ब्रांड यूज करी है, कोई भी प्रोडक्ट यूज करा है, तो वो गांव के दूसरे मतलब अपने नेबर्स को ही बता देता है, यार मैंने ये प्रोडक्ट यूज करा, बहुत ही बढ़िया है, ये है वो है। तो वर्ड ऑफ माउथ हो गया उनका, वायरल मार्केटिंग हो गई। सो सामने वाले इंसान भी वो प्रोडक्ट लेना फिर पसंद करता है। देन इज योर प्रोडक्ट अडेप्टेशन, कैसे आप उसको इजीली यूज कर सकते हो, कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे उसकी लो मेंटेनेंस हो सकती है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कैसे आप उसकी पैकेजिंग वगैरह चीजें कर सकते हो। जैसे महिंद्रा महिंद्रा ने ट्रैक्टर्स को डिजाइन करा था, है ना, ताकि वो खेतों में चल सके, किसी और ने तो नहीं सोचा ये। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट अडेप्टेशन। देन इज योर सिंपल एंड इंफॉर्मेटिव पैकेजिंग एंड लेबलिंग, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज्यादा लिटरेसी नहीं होती है, ज्यादा दिमाग नहीं वो इन चीजों में यूज करते हैं, तो वो अच्छे से हमें पैकेजिंग करनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज में हमें पैकेजिंग करनी चाहिए और इजी इंस्ट्रक्शंस लिखने चाहिए। ठीक है, मतलब रीयूजेबल होना चाहिए, ऐसा कि लोग उसको इजीली पढ़ पाए, इजीली कम्युनिकेट कर पाए, उसके साथ इंटरप्रेट कर पाए, ऐसा नहीं है कि उनको समझ ही ना आ रहा। देन डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रायल स्ट्रैटेजी, लाइव डेमो देना चाहिए उनको, जिसकी वजह से वो देखते हैं, तो अब बोलता है ना कि जो दिखता है वही बिकता है, तो ऐसा क्यों होता है कि जो दिखता है वही बिकता है? बोलो। क्योंकि मैम हम पहले ही जज कर देते हैं ना कि उसमें मतलब क्या हमको प्रोडक्ट में मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। तो दैट्स व्हाई जो दिखता है वो बिकता है, बोलते हैं। मतलब क्योंकि अगर हम हमको इजिली, शोकेस ही नहीं होगा तो हमको पता ही नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है, तो उससे भी प्रमोशन का काफी ज्यादा हैवी वो रहता है उसमें कि हाँ ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, तभी तो लोगों को जब ज्यादातर पता होगा। और कई बार क्या होता है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, कई बार हम उसको जब मल्टीपल टाइम शोकेस करते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट वगैरह को, तो वो सोचता है कि कुछ ना कुछ है, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो वो ट्राई केस में भी आ जाता है। हम्म, बस इतना ही मुझे पता है। यस। तो ट्रायल अगर हम उनसे कराते हैं, उनको ट्राई करने के लिए दे देते हैं, फ्री सैंपल्स दे देते हैं, तो फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए तो वो एनकरेज हो जाते हैं, वो यूज करते हैं, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो फिर वो चीजें खरीद लेते हैं। देन लेवरेजिंग गवर्नमेंट एंड एनजीओ नेटवर्क्स, वो कोलैब कर लेते हैं, है ना, एनजीओ के साथ अपनी रीच बढ़ाने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने के लिए। देन बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू कंसिस्टेंसी, ये देखते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और उसकी अवेलेबिलिटी क्या है ना। रूरल कंज्यूमर्स वैल्यू लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी ओवर शॉर्ट टर्म प्रमोशंस, लोग ये सोचते हैं रूरल एरियाज के कि शॉर्ट टर्म प्रमोशन से बेटर है कि वो लंबे समय तक उस प्रोडक्ट को यूज कर सके, लंबे समय तक वो रिलायबल रहे उनके लिए। देन डिजिटल एंड मोबाइल पेनिट्रेशन, जैसे जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह चीजें यूज कर रहे हो, वॉइस बेस्ड मार्केटिंग हो रही है आपकी, रीजनल कंटेंट आपका क्रिएट हो रहा है, स्मार्टफोन का यूसेज आपका इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है। सो सो दैट पीपल आर मोर ऑन नाउ सोशल मीडिया, मोर ऑन नाउ मोबाइल फोन्स, तो उसके थ्रू भी आप चीजें उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। हब एंड स्पोक लॉन्च स्ट्रैटेजी, हब एंड स्पोक लॉन्च स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है बेटा, कि लॉन्च करना रूरल हब्स में, जो कि रूरल सेमी अर्बन एरियाज होते हैं बेसिकली, ठीक है।
समझ आ रहा है आपको? ओके मैम। हाँ हाँ आ ओके रहा मैम। इसमें क्लियर है सारी चीजें? क्लियर है। है। यस मैम। ओके। नाउ नेचर ऑफ कंपटीशन इन रूरल मार्केट्स। अब रूरल मार्केट में भी कंपटीशन होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ शहरों में आप कंपटीशन देखते हो, गांव में कंपटीशन नहीं होता है ब्रांड्स के बीच में या प्रोडक्ट्स के बीच में। हर जगह कंपटीशन होता है। सो अब उसका क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फर्स्ट इज इंटेंस प्राइस बेस्ड कंपटीशन। बहुत ज्यादा कंपटीशन इसके ऊपर होता है, प्राइस सेंसिटिव होते हैं रूरल एरिया के जो लोग होते हैं, है ना। हल्का सा भी किसी ने महंगा दे दिया, हल्का सा भी किसी ने सस्ता दे दिया तो स्विच कर लेते हैं ब्रांड्स पे, स्विच कर लेते हैं प्रोडक्ट्स पे, है ना। सैशेज वगैरह पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वैल्यू पैकेजेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। और अगर थोड़ा सा भी वही, अगेन आई वुड से कि थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज है तो वो अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं, वो उनकी लॉयल्टी वहीं पे खत्म हो जाती है क्योंकि उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए। तो प्राइस के बेसिस पे उनका बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। सेकंड इज प्रेजेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड एंड लोकल प्लेयर्स। ये क्या है? बताओ, प्रेजेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड एंड लोकल प्लेयर्स। मैम मल्टीपल बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वो होते हैं, ब्रांड्स होती है, बिजनेसेस होते हैं जो कि लोकल में ही मतलब अपना काम कर रहे होते हैं। तो दैट्स वाई वहाँ पे प्राइस का जो कंपटीशन होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ बिजनेस करने से मतलब होता है, ना कि अपने ब्रांड बिल्ड करने से। देखो ऐसा नहीं है, सेकंड जो पॉइंट है अनऑर्गेनाइज्ड एंड लोकल प्लेयर्स का मतलब है बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं जो अनब्रांडेड है ना। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट्स में ही डील करता है, रीजनल ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके विलेजेस में अवेलेबल होते हैं, तो जो चीप रेट्स पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं प्रोडक्ट्स को। तो अगर आप वो चीप रेट्स पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लोकल जो प्लेयर्स हैं, तो इसीलिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं सेल आउट होते हैं। क्या? देन लो ब्रांड लॉयल्टी। इनिशियली क्या होता है कि जो लोग होते हैं विलेजेस के, वो स्विच करते रहते हैं ब्रांड्स को इजीली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अवेलेबल नहीं होती हैं चीजें, या कई बार ऐसा होता है कि प्राइस का इशू आ जाता है ना। तो इसीलिए इनिशियली रूरल पीपल आर नॉट सो लॉयल टुवर्ड्स द ब्रांड, दे कैन स्विच एनी टाइम एनीवेयर। लिमिटेड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बहुत कम डिफरेंशिएशन होता है, स्पेशली एफएमसीजी की कैटेगरीज में बहुत ही ज्यादा सिमिलर होते हैं प्रोडक्ट्स, तो कंपटीशन भी ज्यादा होता है क्योंकि कंपैरिजन आप इतना इजी नहीं कर पाते हो। क्लियर है? क्लियर है मैम। यस। देन डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन कंपटीशन, अवेलेबिलिटी, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, क्या क्या इजीली हमारे पास अवेलेबल है प्रोडक्ट या नहीं है। अगर पास वाली शॉप पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अगर अच्छा मतलब नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो आप किसी और प्रोडक्ट को खरीद लोगे, किसी और शॉप से ले लोगे, तो वो भी आपके कंपटीशन का पार्ट है। देन इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरमीडियरीज, जो आपके रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, लोकल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपके डिसीजन को कि आपको क्या चीज खरीदनी चाहिए, क्या नहीं खरीदनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, जो आपके शॉपकीपर्स होते हैं वही आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट ले लेना चाहिए, है ना।
ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये आप यूज करके देख सकते हो। तो दिस इज व्हाट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरमीडियरीज। देन रोल ऑफ वर्ड ऑफ माउथ डोमिनेंट होता है। कॉम्पिटिटिव फोर्स होती है कि जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक आता है आपका, वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और लोग उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। देन योर सीजनल एंड इनकम बेस्ड डिमांड कंपटीशन, जैसे एग्रीकल्चर की इनकम होती है, मॉनसून्स होते हैं आपके, हार्वेस्टिंग साइकिल्स होती हैं आपकी, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है आपकी डिमांड, है ना। तो इनके ऊपर जब आपकी डिमांड इम्पैक्ट करती है तो कंपटीशन हाई हो जाता है पीक पे, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है। देन योर लो पेनिट्रेशन बट हाई ग्रोथ पोटेंशियल, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में नहीं आई है, जिसकी वजह से मार्केट शेयर में कंपटीशन ही नहीं होता बल्कि क्रिएशन में भी होता है, कि मार्केट को कैसे क्रिएट करना है, मार्केट में डिमांड कैसे क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट को कैसे फुली पेनिट्रेट करना है, इन सब चीजों को लेके भी आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। देन कल्चरल एंड रीजनल वेरिएशंस, कल्चरल एंड रीजनल वेरिएशंस क्या हो सकता है बेटा, कि डिफरेंट विलेजेस में प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती है, रीजन्स डिफरेंट होते हैं, है ना। लोकल कल्चर्स के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, कंजम्पशन हैबिट्स के अकॉर्डिंग कंपटीशन हो सकता है, तो उसी को हम कल्चरल रीजनल वेरिएशंस बोलते हैं। देन इज योर ग्रेजुअल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन, जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, आपका डिजिटल एक्सेस अच्छा हो रहा है, सो बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स है जो एक्सपेंड कर रही है अपने आप को गाँव में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डाबर है, वो अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। तो जो आपका जो कंपटीशन है वो क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर्ड हो रहा है और ब्रांड ड्रिवन है, कि लोग ज्यादा ब्रांड में फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो अब अवेयर होते जा रहे हैं। सो इसकी वजह से बहुत ज्यादा शिफ्ट आ रहा है ऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध कुछ भी चीजें चल रही है, नो, दीज ऑल आर स्ट्रक्चर्ड, एक लेवल्स के अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं से आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, नो। एक बार सारे पॉइंट्स गो थ्रू कर लो। You have 2 to 3 minutes. Go through all the points. Recall the explanations that I have gave. अगर उसमें कोई डाउट आता है, नहीं रिकॉल कर पाते हो, do let me know. I'll explain it again.
पढ़ लिया मैम। सब क्लियर है बेटा? हाँ क्लियर है। कोई डाउट किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में? नहीं मैम। Okay. So last topic of this particular unit that we'll be discussing, then we'll be done with our unit number 4. Now pricing strategies क्या क्या होती हैं रूरल मार्केट्स, ठीक है? सो फर्स्ट वन इज कि कैसे ही आप प्रोडक्ट्स का प्राइस फिक्स करते हो. सो हाउ यू एक्चुअली फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि क्योंकि आप रूरल मार्केट में कर रहे हो, सो आपको अफोर्डेबल भी रखना है वो, है ना, और प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए साथ में. तो दोनों में बैलेंस बना के रखना होता है आपको. सो फर्स्ट थिंग इज योर लो यूनिट प्राइस स्ट्रैटेजी. अब लो यूनिट प्राइस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि आप यूनिट कम देते हो और उसका प्राइस भी फिर अफोर्डेबल आप कर पाते हो. जैसे कि सैशेज वाला प्राइसिंग होता है कि आप क्वांटिटी भी कम दे रहे हो और उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग आप दे रहे हो. जैसे स्मॉल और अफोर्डेबल पैक्स होते हैं आपके, जैसे वन टाइम में ही लोग उसको यूज कर पाते हैं. जैसे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर शैम्पूज और डिटर्जेंट्स के सैशेज में डील करता है, ठीक है? सेकेंड इज योर पेनिट्रेशन प्राइसिंग. तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि इनिशियली आप बहुत ही कम प्राइस पे या जीरो प्राइस पे लार्ज ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेते हो, क्योंकि आपको कस्टमर बेस क्रिएट करना होता है, ठीक है? जस्ट बिकॉज यू नीड टू क्रिएट योर कस्टमर बेस, सो इनिशियली यू लॉन्च योर सेल्फ एट द वेरी लोएस्ट प्राइस और द जीरो प्राइस पे भी एक्चुअली आप बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा जियो ने मार्केट में एंटर किया था. सो व्हेन जियो एंटर्ड इन द मार्केट, सो दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, दे लॉन्च ऑन द जीरो प्राइस, ठीक है? क्योंकि उनको मार्केट शेयर इंक्रीज करना था, उनको मल्टीपल लोगों के साथ डील करना था. इस वजह से उन्होंने जीरो प्राइसिंग पे टेलीकॉम सेक्टर में अपने आप को इंट्रोड्यूस करा. और धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें लोगों के पास आती गई, लोगों ने उनकी सिम खरीदना चालू कर दिया, तो वैसे वैसे उन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करते रहे. और आज के टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा था जहाँ पे जियो के ही सबसे ज्यादा प्राइस था. सो व्हाट इट इज कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि आप मार्केट में एंटर करने के लिए अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही मिनिमल रखते हो या जीरो रखते हो. और जैसे जैसे लोगों को पता लगने लग जाता है, सो वैसे ही आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करने लग जाते हो, ठीक है? दैट इज योर पेनिट्रेशन प्राइसिंग. नेक्स्ट इज योर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. अब वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, तो उस प्रोडक्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी आपकी कॉस्ट इनकर हो रही है, उतने पे आपको उतनी वैल्यू भी आपको मिल रही है. फॉर एग्जाम्पल, जितना भी एक रूरल इंसान अपने खर्चा कर रहा है, अपनी पॉकेट में से जितनी भी चीजें पैसे निकाल रहा है, तो उस पैसे से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, वो वैल्यू प्रोवाइड उसकी होनी चाहिए, ठीक है? दैट इज योर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. कि परसीव वैल्यू उनके ज्यादा होने चाहिए कॉस्ट से ज्यादा. अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 1 रुपए खर्च किए तो उनको 2 रुपए की सेटिस्फेक्शन चाहिए. वो ये नहीं चाहते कि उन्होंने 1 रुपए दिए हैं तो 1 रुपए की आप उनको सेटिस्फेक्शन दोगे. नो, वो यूटिलिटी और ड्यूरेबिलिटी पे रिलाई करता है बेटा, तो जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखने होते हैं. देन इज योर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग. तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का मतलब क्या है? जब आप कस्टमर के माइंड के साथ खेलते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अ, कई बार ना प्राइस टैग्स पे 99, 999, 19 लिखा होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या ही होगा. और किसके अगेंस्ट, जैसे 10 रुपीज नहीं लिखते, 20 रुपीज नहीं लिखते, 1000 रुपीज नहीं लिखते हैं, है ना? तो ये क्यों होता है? क्योंकि ऐसा होता है कि जीरो जहां पे लिखा होता है उनको लगता है कि ये तो बहुत ही महंगा है, लेकिन होता एक्चुअली कितना, 1 रुपए का डिफरेंस है ना? 1 रुपए का डिफरेंस है. लेकिन what they do is like they play with the mind of the
द मार्केटर एक्चुअली प्ले विद द माइंड्स ऑफ द कस्टमर, तो वो उनके माइंड को कंफ्यूज करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो 9 की फिगर में प्राइस कोट करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसको हम बोल देते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। देन इज योर फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। फ्लेक्सिबल प्राइसिंग का मतलब ये होता है बेटा कि आप अपने प्राइसेस को ना एडजस्ट कर पाते हो अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर। जैसे अब रूरल एरियाज में तो एग्रीकल्चर इनकम की साइकिल होती है, हार्वेस्ट का सीजन होता है, लीन पीरियड होता है, तो डिमांड उनकी हार्वेस्ट के टाइम पे ही आती है, तो इसीलिए आप अलाउ कर सकते हो बेटर प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग दैट टाइम। देन इज योर बंडलिंग प्राइसिंग। अब बंडलिंग प्राइसिंग का मतलब क्या है कि आप जब कॉम्बिनेशन में पैक्स को सेल आउट करते हो या ऑफर करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका बंडल प्राइसिंग में हो गया शैम्पू एंड कंडीशनर। अगर आप इंडिविजुअली शैम्पू खरीदते हो तो वो महंगा मिलेगा, कंडीशनर खरीदते हो तो महंगा मिलेगा, लेकिन अगर दोनों साथ में मिलते हो तो आपको सस्ते पड़ जाएंगे दोनों। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको बंडल प्राइस है। देन इज योर क्रेडिट बेस्ड प्राइसिंग। क्रेडिट बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है बेटा? हाँ जी, व्हाट इज क्रेडिट बेस्ड प्राइसिंग? मैं उधार टाइप कुछ। हाँ जी, उधार उधार कुछ सुधार, मतलब कुछ हाँ जैसे रिटेलर्स वगैरह को देना। फैसिलिटीज होती हैं। हाँ हाँ, जैसे रिटेलर्स होते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो उनको उधार पे चीजें दे देते हैं, है ना। जहाँ पे कैश फ्लो इरेगुलर होता है, जहाँ पे रेगुलर बेसिस में कैश फ्लो नहीं आता है, कैश नहीं होता है। और ये हो सकता है जैसे आपके एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स हैं, उन केसेस में ऐसा होता है कि जब आपको चीजें सामान खरीदना होता है, क्रॉप्स खरीदने हैं, आपको इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, है ना, ट्रैक्टर वगैरह हो गए आपके, या कुछ भी हार्वेस्टिंग के टाइम पे आपको कोई मशीन की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होता है कि आप को उधार पे चीजें लेनी होती है। क्रेडिट बेस्ड इज लाइक कि कैसे वो आपको ऑफर करते हैं वो क्रेडिट की फैसिलिटीज। नेक्स्ट इज योर डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब होता है बेटा कि डिफरेंट रीजन्स पे डिफरेंट प्राइजेस आप चार्ज करते हो। फॉर एग्जाम्पल यूपी में अलग प्राइस आप चार्ज कर रहे हो, राजस्थान में अलग कर रहे हो, हरियाणा में अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? वहां की डिमांड पे, वहां की कंपटीशन और वहां की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे। ठीक है, समझ आ रहा है? डिफरेंशियल प्राइसिंग समझ आ गया? आ गया। ओके, नेक्स्ट इज योर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है बेटा कि जब आपका जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जब ऐड कर देते हो, उसको आप कॉस्ट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बोलते हैं। जिसमें आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन फोकस करते हो कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग कॉस्ट है वो आप रिड्यूस कर दो, लेकिन आप उसमें अपना कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पेन मैन्युफैक्चर करा है, उस पेन को बनाने में जो खर्चा आया है वो 5 रुपए आया है, तो 5 रुपए में आप अपना प्रॉफिट ऐड करके, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 रुपए ही अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो 5 रुपए जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 5 रुपए आपका जो मार्केट में प्रॉफिट मार्जिन है, वो दोनों ऐड करके उस पेन की कॉस्ट क्या होगी? 10 रुपीज। So this is what the cost plus pricing. Now skimming pricing. अब स्किमिंग प्राइसिंग का मतलब बेटा यही होता है, जैसे आपने पेनिट्रेशन प्राइसिंग पढ़ा, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का जस्ट अपोजिट आपका स्किमिंग प्राइसिंग होता है। अब पेनिट्रेशन मैंने क्या बताया था आपको? बताओ।
But I have told you about the penetration Like- price beta. मैम एक बार दोबारा बता दो। बेटा पेनिट्रेशन प्राइसिंग में मैंने आपको जियो का एग्जांपल दिया था कि इनिशियली पहले आप अपने प्रोडक्ट को 0 प्राइस या बहुत ही कम प्राइस पे मार्केट में लॉन्च करते हो, धीरे धीरे फिर अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करते चले जाते हो। वो होता है आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग। और आपका स्कीमिंग प्राइसिंग होता है कि आप इनिशियली तो बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करते हो और फिर जैसे धीरे धीरे लोग उसको खरीदने लग जाते हैं फिर आप अपना वो प्राइस कम करते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल का आईफोन है ना, अब जैसे आईफोन लॉन्च होता है तो मैक्सिमम प्राइस पे होता है ना, सबसे महंगे प्राइस पे वो लॉन्च करते हैं। फिर जैसे जैसे लोग उसको खरीदने लग जाते हैं, जैसे जैसे टाइम होता जाता है वो उसी फोन का प्राइस कम करते जाते हैं। हैव यू नोटिस्ड? ओके, यस मैम। तो वो आपका स्किमिंग प्राइसिंग होता है। लेकिन ये बहुत ही रेयरली यूज होता है रूरल मार्केट में, क्योंकि वो वहां पे तो प्राइस सेंसिटिव लोग होते हैं, है ना। लोग बहुत ज्यादा प्राइस कॉन्स्टेंट होते हैं, उनको ज्यादा महंगी चीजें नहीं लेनी होती है। देन इज योर रिफिल एंड रीयूजेबल पैकेजिंग प्राइसिंग। जो आपके रिफिल पैक्स होते हैं वो लोअर प्राइजेस पे होते हैं एज कंपेयर टू ओरिजिनल पैकेजिंग, जिसकी वजह से आप उनको रिपीट परचेज के लिए एनकरेज कर पाते हो और उसकी जो कॉस्ट होती है बेटा कंज्यूमर्स के लिए वो भी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। देन इज योर लास्ट पॉइंट इज योर गवर्नमेंट सपोर्टेड प्राइसिंग। अब गवर्नमेंट सपोर्टेड का मतलब क्या है, क्या जैसे सब्सिडीज होती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट पे वो ऑफर कर देती हैं ताकि उनका जो प्राइस है वो लोअर रहे और इफेक्टिव प्राइसिंग रहे। जैसे कि फर्टिलाइजर्स पे, सीड्स पे, एसेंशियल जो उनके गुड्स होते हैं जो उनको फार्मिंग में काम आते हैं, तो उन वैसे प्रोडक्ट्स पे ना गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स लगा देती है और गवर्नमेंट ना उनको मिनिमल प्राइसेस उनका फिक्स कर देती है ताकि सारे फार्मर्स उनको अफोर्ड कर सकें। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। Any doubt? Just go through all the points, all the pricing strategies, and do let me know when it is done. Okay. डन मैम। Done? यस मैम, चलो डन। समझ आ गया बेटा? कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा यस मैम। पॉइंट जो ना समझ में आया हो? ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग विद एफिशिएंसी फोकस क्या है मैम? बेटा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है ना, कोई भी प्रोडक्ट बनाने की जो भी कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट में आप अपना प्रॉफिट का मार्जिन जब ऐड कर देते हो और फिर प्राइस कोट करते हो, दैट इज योर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। जैसे मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया था कि अगर पेन को बनाने में आपका खर्चा 5 रुपए का आ रहा है, तो आप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट भी उसमें ऐड ऑन करोगे। तो आपने 5 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो उस कॉस्ट क्या हो गई उस पेन की? 10 रुपए। तो वो 10 रुपए जो आपने कॉस्ट उसका प्लेस करा है, तो वो क्या स्ट्रैटेजी आपने यूज करी? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की। ओके, ठीक है। और ये एफिशिएंसी मतलब ये पूरा उसी का पार्ट है? हाँ जी, उसी का ही पार्ट है बेटा ये। ओके, ठीक है। हाँ, so we are done with our unit number 4.
and for today's class also. In the next class, we'll be doing unit number 5. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, well, thank you. Okay, ma'am. Thank you for the class, ma'am. Thank you, बच्चे. Have a great night. Okay, you too. Thanks.